नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और हमारे साथ में मौजूद हैं इस वक्त विजय बहादुर सिंह जी, जो कि आपातकाल के दौरान रहे थे जेल के अंदर और राम जन्मभूमि आंदोलन अभियान के विशेष कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया था। बाबरी विध्वंस में इनका नाम आया था और अभियुक्त के रूप में रहे थे और अब जाकर के बरी हुए हैं। वर्तमान में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर विशेष कार्यकर्ता के रूप में मौजूद हैं। आइए बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपातकाल के दौरान क्या रहा था, क्या घटनाएं हुई, आपातकाल की शुरुआत कहां से हुई, क्यों लागू किया गया। सबसे पहले स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। जी बताएं आपातकाल क्यों लागू किया गया था। आपातकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जब उनके चुनाव में गड़बड़ी करने के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी ठहरा दिया जी, तब अपनी कुर्सी बचाने के लिए गांधी नेहरू परिवार की विरासत को बनाए रखने के लिए, अवैध रूप से सत्ता में जमे रहने के लिए उन्होंने रातों रात निर्णय लिया। उस दिन दिल्ली में 25 जून 1975 को एक बहुत बड़ी जनसभा थी, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया। अन्य राष्ट्रवादी नेता भी सभी थे वहाँ, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, मोरारजी देसाई, ये सब लोग थे। वो सभा इतनी विशाल, इतनी ज़्यादा विशाल थी कि उसके विरोध को देखकर इंदिरा जी को लगा कि अब मेरा सत्ता में रहना असंभव है और न्यायालय उनके विरुद्ध आदेश दे ही चुका था। तो उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए तानाशाही का स्वरूप दिखाते हुए अर्धरात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद के यहाँ पत्र भेजकर, आपातकाल राष्ट्रपति की अनुमति से लगता है, ऐसा घटनाक्रम है कि उस समय वो बाथरूम में थे, स्नान घर में थे। स्नान घर के अंदर वो कागज़ भेजकर हस्ताक्षर कराए गए बलपूर्वक, और वो इतने दबाव में थे फ़खरुद्दीन अली अहमद कि उन्होंने बाथरूम में ही हस्ताक्षर कर दिए, लगता है बिना पढ़े ही कर दिए हों शायद। और प्रातःकाल 6 बजे 26 जून को उन्होंने अपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें बताया। तब तक कोई नहीं जानता था। आखिर आपातकाल का मतलब क्या था, आपातकाल किस रूप में देखा जाता है, आपातकाल के नियम क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी अवश्य दें। आपातकाल जब देश पर कोई ऐसी आपदा आती है जैसे आपातकाल की घोषणा किए बिना यदि देश की रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्थिति में किसी बाहरी शत्रु के द्वारा यदि देश पर आक्रमण करने की योजना है जी, ऐसी परिस्थिति में आपातकाल लागू किया जाता है। उस समय जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो सब अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। सरकार के निर्देश ही काम करते हैं। केवल व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता, अपने जो मौलिक अधिकार हैं उनको उस समय सीमित रखना होता है। आपातकाल के दौरान आप लोगों ने जो देखा उसके बारे में क्या अनुभव हैं, उनको ज़रूर साझा करें। देखिए, हम उस समय कक्षा 11 के छात्र थे, इतने बड़े नहीं थे कि हम समझते क्या हो रहा है, किंतु यह था कि प्रथम दिन जब आपातकाल की घोषणा हुई और सबसे पहला जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्र, अखबार, समाचार पत्र, इन पर बंदिश लगाई गई और उनके सारे अधिकार को सरकार ने हरण कर लिया। इसके विरोध में उस दिन के जितने पत्र थे, अधिकांश पत्रों के संपादकीय कॉलम खाली रहे थे, यानी कुछ छपा ही नहीं संपादकीय में, कारण कि वो छाप नहीं सकते थे। सरकार ने उन पर सेंसरशिप लागू करके उनके सारे अधिकारों को हनन कर लिया था। इसके अलावा किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं था। सभी विपक्षी नेताओं को, शीर्ष नेताओं को, संघ के पदाधिकारियों को, सरसंघ चालक जी को, सरकारवाह जी को, सभी को जो जहाँ मिले सबको रातों रात जेल में ठूंस दिया गया। ना कोई कारण पूछ सकता था, ना कोई उसकी अपील कर सकता था, ना न्यायालय में जा सकता था। इस प्रकार से तानाशाही का भयानक रूप था वह। और यही नहीं, जो नेता घरों पर नहीं मिले उनके घरों की कुड़की की गई और कुड़की में इतनी अमानवीयता बरती गई कि अनेक स्थानों पर
घर की में भोजन की सामग्री भी नहीं छोड़ी गई, उसको भी वहाँ की पुलिस उठा के ले गई। क्या माहौल क्या था आखिर आपातकाल के दौरान? जो माहौल बना था वो माहौल कैसा था? किस प्रकार से जिस वक्त बताया जाता है कि आपातकाल का दौर चालू हुआ था, तो लगभग जो माहौल बना था उस माहौल के बारे में बताएं। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जितने भी कांग्रेस के इतर अन्य दल थे जी और यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा सामाजिक संगठन था, जी इनके सभी कार्यकर्ताओं को चूंकि शत्रुवत माना कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने, तो जहाँ जहाँ मिले उनको बीन बीन कर जेल भेज दिया गया। तो सोचिए क्या स्थिति रही होगी। 100% तो कोई सत्ता के साथ होता नहीं कहीं। तमाम जो कांग्रेस जन थे वह भी इस निर्णय के विरुद्ध थे, मगर स्थिति ये थी कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और उनका शासन चल रहा था। उनका बेटा संजय समानांतर सरकार चला रहा था अपनी। सारे अधिकार इंदिरा जी और संजय तक सीमित थे। मंत्रिमंडल में किसी की सुन नहीं रही थी वो। तो एकमेव शासक बनकर तानाशाह का रूप धारण करके उन्होंने विपक्ष को बिल्कुल कुचल कर दमन करके अपनी सरकार चलानी चाहिए। किंतु लोकतंत्र भारत में इतना मजबूत है कि धीरे धीरे जो छिन्न भिन्न हो गए थे कार्यकर्ता विपक्ष के, जो जेल भेज दिए गए थे, वो एकत्र हुए। भले ही उनका नेतृत्व कारागार के अंदर था, किंतु जो निचले स्तर के कार्यकर्ता थे वो एकत्र हुए, एकजुट हुए, आंदोलन की घोषणा हुई और आंदोलन चला सत्ता के खिलाफ। और उसमें जो जो सक्रिय दिखाई देता था, प्रशासन को, शासन को, लोकल इंटेलिजेंस को, पुलिस को, वो उसको तुरंत जेल भेज देते थे। अब आप पद्धति जानते हैं शासन प्रशासन की क्या होती है। वो सरकार के मंशा का पालन करता है और नीचे के अधिकारी अपने नंबर बनाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए, स्वामी भक्त बताने के लिए तमाम अनियमितताएँ करते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे तमाम निर्दोषों को आज भी जेल भेज दिया जाता है ऐसे अपराधों में जो उन्होंने किए नहीं होते। वही तब हुआ। हम मथुरा के निवासी हैं, मथुरा की जानते हैं। मथुरा के जो उस समय के शीर्ष आपराधिक तत्व थे, जो नामी थे, इनके पास कत्ल के केस चल चुके थे, उनको भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जेल भेज दिया। नया नियम बनाया था जिसको DIR कहते हैं, जिसमें हमको भी जेल भेजा गया, डिफेंस इंडिया रूल। और मीसा में वरिष्ठ लोगों को बंद किया गया। और मीसा में यह होता था कि उनको वहाँ पर सॉलिटरी सेल में रखा जाता था, जिसे तन्हाई कहते हैं। एक कोठरी में एक व्यक्ति रहता है, उससे कोई मिल नहीं सकता, दिन भर वो बंद रहेगा, सुबह शाम थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो ऐसे यंत्रणाएं दी गई, उनके सारे अधिकार छीनकर। DIR के जो बंदी थे उनको सामान्य बैरकों में रखा गया और जेलों में तो शायद नहीं, किंतु गिरफ्तारी से लेकर और थाने के अंदर, सड़क से लेकर थाने तक इतनी अमानवीय यातनाएं उन लोगों को दी गई जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे इस लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध। 25 और 26 जून की मध्यरात्रि वो काल रात्रि कहलाती है। उस दिन रात को लोकतंत्र की हत्या हुई, यह सभी ने माना। और उसका प्रतिकार करने के लिए जो लोग आगे आए उनको जेल में ठूंस दिया गया। हम विद्यार्थी थे, विद्यार्थी परिषद भी आंदोलन में सम्मिलित थी, संघ परिवार का एक हिस्सा है। राजनीतिक दल भिन्न भिन्न प्रकार से विरोध प्रकट कर रहे थे। मथुरा के अंदर लगभग 500 लोगों को कारागार भेजा गया। लगभग कितने दिनों का कारावास आप लोगों को हुआ था इसमें? देखिए, जो लोग आरंभ में भेजे गए जेल, जिन पर मीसा आरोपित किया गया, वो तो छूटे अधिकांशतः आपातकाल हटने के बाद 18 या 19 महीने के उपरांत। 25-26 जून को लगा आपातकाल, 21 अप्रैल 1970 को समाप्त हुआ। और इस मध्य में कोई 6 महीने के लिए, कोई 4 महीने के लिए, कोई 12 महीने के लिए कारागार में रहा। चूँकि आंदोलन को सक्रिय रखना था, इसलिए जो सत्याग्रह जिन लोगों ने किया उनकी बाद में जमानत कराई गई ताकि वो फिर आंदोलन कर सकें। मैं लगभग 4 महीने जेल में रहा। मेरे साथी कोई 2 महीने रहे, कोई 7 महीने रहे। और मथुरा के जो हमारे वरिष्ठतम लोग हैं, जिनमें हमारे बांके बिहारी माहेश्वरी जी हैं,
मदन मोहन अग्रवाल जी सर्राफ हैं, हरिपाल जी थे। इस प्रकार से लगभग 18 लोगों को मीसा में बंद किया गया था। ठाकुर चंदन सिंह जो विधायक हुए थे वो भी जेल में रहे और मीसा में बंद रहे, जो आज भी हैं। तो लंबी श्रृंखला है और उसी का परिणाम यह हुआ कि आज़ादी, जिसे दूसरी आज़ादी कहा गया, जब आपातकाल हटा और चुनावों की घोषणा करनी पड़ी तो इसको दूसरी आज़ादी का नाम दिया गया और यह पूरे देश में व्याप्त था। लगभग 5 लाख से अधिक लोगों को जेल भेजा गया पूरे देश में, ऐसा आंकड़ा है। साथ ही साथ ये और पूछना चाहूँगा कि तब से लेकर के और आज तक क्या कुछ बदलाव देखते हैं कांग्रेस में और बीजेपी में? देखिए, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन न हो, इस संकल्प के साथ में तत्कालीन भारतीय जनसंघ और अन्य दल, उस समय भारतीय क्रांति दल था जो रालोद कहलाता है बाद में, सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी हैं, और तो और मैं कहता हूँ कांग्रेस भी, हम लोग सभी लोकतंत्र के हिमायती हैं। किंतु यदि कोई सत्ता में ऐसा व्यक्ति विशेष आ जाए जो उन सारे मूल्यों को धता बता के स्वयं एकमेव शासन बनने की कोशिश करे, राजाशाही चलाना चाहे, तो उसका प्रतिरोध भारत की जनता करती है और उसने ये करके दिखा दिया। सत्ता से को च्युत करके उस शासक को जेल जाना पड़ा और बाद में जो लोकतंत्र के हिमायती थे वो शासक सत्ता में आए और वह परंपरा आज भी चल रही है। जहाँ तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का दावा करती है और प्रत्यक्ष में भी वो दिखता है। सभी को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता है, मगर इस स्वतंत्रता के नाम पर जो लोग देशद्रोहिता करते हैं उन पर अंकुश लगाने का काम भी करती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का तात्पर्य यही नहीं है कि आप देश में रहेंगे और देशद्रोहिता करके शत्रु के गीत गाएंगे। इस हद तक स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए और उस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास वर्तमान सरकार कर भी रही है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो इस वक्त एक नया मुद्दा और निकल के आया है जो कि मामला है धर्मांतरण का। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? अभी देखा जा रहा है कि धर्मांतरण का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है और अभी एक और नया केस इसमें खुल के सामने आया है, जहाँ पर कि स्पष्ट रूप से मालूम पड़ा है कि एक विशेष पार्टी द्वारा धर्मांतरण को हवा दी जा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? बात हवा देने की नहीं है, बात तथ्यों की है। अभी हमने आपसे कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी, नागरिक अधिकार, इनका दुरुपयोग जब किया जाता है तब ऐसी स्थिति सामने आती है जो 3 दिन पहले सामने आई है कि लोगों ने फुसला कर, बहका कर ऐसे लाचार लोगों को, जो रिटार्टेड हैं, जो विकलांग हैं, उनकी व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर उनको ऐसा भ्रमित किया या दबाव डाला कि उनका धर्मांतरण करा लिया उन लोगों ने। ये जो प्रक्रिया है ये किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती, ये अपराध है और ऐसे अपराध का खुलासा हुआ है तो उसके लिए व्यवस्था हो रही है। उसकी सरकार का इस मामले में जो दृष्टिकोण है, कठोर दृष्टिकोण है, और वो होना भी चाहिए। हमको अपना पूजा पाठ करने की, अपनी पूजा पद्धति को चलाने की, करने की पूरी स्वतंत्रता है पूरे देश में, मगर किसी को आप दबाव में लेकर बलपूर्वक उसका मतांतरण कराएं, ये अपराध भी है। तो ये लोग अपराधी हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहुत जल्द विचार किया जा रहा है। 2 से ऊपर संतान होने पर कुछ अधिकारों को समाप्त किया जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या यह अति आवश्यक है? जनसंख्या की समस्या इस देश में काफ़ी पुरानी है, वर्तमान की कोई नई समस्या नहीं है। इसके नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के उपाय, उनके अंतर्गत तमाम योजनाएं लाभ देने की, इस नियोजन को अपनाने वालों के लिए लंबे समय से देश में चल रही हैं कि उनका व्यापक प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु समान रूप से होना चाहिए। हम दो हमारे दो का नारा बहुत पुराना है, ये इस सरकार का नारा नहीं है, पुराना नारा है, किंतु समस्या के विकरालता के चलते ये अति आवश्यक हो गया है कि इसको समान रूप से लागू किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम सिंह के ऊपर वह कानून लागू होगा और अब्दुल्ला के ऊपर नहीं होगा। बात समानता की है। आपने सुना होगा, समझा होगा, आप इस
क्षेत्र के व्यक्ति हैं, समान नागरिक संहिता का विषय है, उसी का एक भाग जनसंख्या नियंत्रण भी है, जो बहुसंख्यकों पर लागू है और जो अल्पसंख्यक हैं उन पर लागू नहीं है। और आप प्राय देखते पढ़ते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया में, कि किसी के 23 बच्चे हैं, किसी के 10 बीवी हैं, किसी के और बड़े परिवार हैं, और उनको सारे संसाधन चाहिए इस देश से, जितने भी योजनाओं का लाभ है उनको चाहिए ही चाहिए, तो सबको समान सुविधा मिले, राज्य सबको समान सुविधा दे सके, देश के नागरिकों को स्वास्थ्य उनका साथ दे सके, अन्य सुविधाएं प्रदान कर सके, संसाधन खड़े कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। और आज की स्थिति में जो नई बात आई है, 2 से अधिक संतान वालों को तमाम सुविधाएं बंद करने का निर्णय, ये समयानुकूल है और इसकी बड़ी आवश्यकता है। अगर बात की जाए एक देश एक कानून की, तो इस विषय में क्या कहना है आपका? बिल्कुल होना चाहिए, न्यायोचित है। और यदि इस लोकप्रिय सरकार की लोकप्रियता के अनुकूल आगामी सरकारें भी बनी, तो मैं समझता हूँ शीघ्र ही यह कानून भी सामने आएगा। आप मथुरा के निवासी हैं, यमुना को काफ़ी करीब से देखा है, बात करेंगे यमुना को लेकर। जो स्थितियां यमुना की पहले थीं, आज यमुना की स्थिति बिल्कुल उससे उलट हो चुकी है। यानी कि जितना प्रदूषण पहले नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा प्रदूषण आज यमुना में है। तो यमुना प्रदूषण को लेकर लगातार हमारा चैनल अभी न्यूज़ इस मुहिम को चला रहा है कि यमुना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सचेत करें और यमुना के बारे में बताएं। आप साथ बैठे हैं, यमुना मथुरा के निवासी हैं, तो इसी विषय में आपसे पूछना चाहूँगा कि मथुरा में यमुना जो बह रही हैं, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी कथनी और करनी का अंतर का परिणाम यमुना जी की दुर्दशा है। हम बड़े भारी भक्त बनते हैं, यमुना जी को मैया कहते हैं, हम कृष्ण जी के भक्त भी हैं, जिनके पटरानी यमुना जी हैं, मगर इसके बावजूद हमारी धर्मशाला, हमारा मकान, उसका सारा जो अपशिष्ट है वो हम चोरी छिपे यमुना में डाल देते हैं। ये जो हमारा आचरण है, इसको आचरण नहीं कदाचरण कहना चाहिए, उसका दुष्परिणाम यह स्थिति है यमुना जी की। आज़ादी के बाद जिस प्रकार देश का विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति बड़ी अच्छी लगती है हमको, लोगों को नौकरियां मिली, देश ने उत्पादन बढ़ा, निर्यात भी किया हमने, उससे देश की आय भी बढ़ी। किंतु उस औद्योगिक जो इकाइयाँ लगी, उनका जो अपशिष्ट है, उसके प्रसंस्करण की व्यवस्था जैसे वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए आई थी, वो हमने नहीं की। और यदि की भी तो जो भ्रष्ट तंत्र है, यद्यपि हमारा देश सत्यवादी हरिश्चंद्र का देश कहलाता है, किंतु उसके ठीक विपरीत हम लोगों का आचरण राजा हरिश्चंद्र के ठीक विपरीत है। हम तो बेईमानी की तलाश करते हैं, कहाँ मौका मिल जाए हमको। और जो सिस्टम है, जो तंत्र है, जो नियंत्रित करता है इन सब चीज़ों को कि औद्योगिक अपशिष्ट कहाँ जाएगा, उसका प्रसंस्करण होगा, बिना सिस्टम के वो बाहर नहीं जाएगा, उसका हम पालन नहीं करते। बेईमानी करने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं हम लोग। आपने देखा पिछली बार कोरोना की प्रथम लहर में जब सारे औद्योगिक इकाइयाँ बंद थी, तो यमुना ही निर्मल थी। साक्षात प्रमाण है आपके सामने। मथुरा के आंदोलन की बात हम करते हैं, गोपाल पीठाधीश्वर विट्ठलेश महाराज पूज्य के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ हुआ था। और जो उन्हीं के अनुयायी हैं, उनके बाद में कमान संभाली अन्य धर्माचार्यों ने। पूज्य रमेश बाबा के नेतृत्व में आंदोलन चला बड़ा लंबा, किंतु हम जो उनके अनुयायी हैं, हम उनके चरणों में सर नवाते हैं। यमुना जी को माँ कहते हैं, गंगा जी को माँ कहते हैं। हमारा आचरण यह है कि हम आज भी जब पूजा करने जाते हैं तो घाट पर पूजा करने के बाद पॉलीथीन की थैली को वहीं छोड़कर या पानी में डालकर चले आते हैं। ये दोहरा आचरण है हमारा, कथनी और करने का अंतर, उसका दुष्परिणाम यमुना जी की दुर्दशा है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, यमुना जी को सुधारने की कल्पना करना बिल्कुल शून्य है, नितांत मिथ्या है। आज यमुना घाटों से दूर होती जा रही है। जो उसके प्राचीन घाट हैं, उनकी महत्वता खत्म होती जा रही है। यमुना घाटों से लगातार दूर होती जाती है। क्या कहेंगे इस बारे में? बड़ा क्षोभ का विषय है। योगी जी का शासन है इस समय वर्तमान में। पिछला शासन
दूसरे राजनीतिक दल का था, अखिलेश की सरकार थी। मैं समझता हूँ पिछले 10 वर्षों से, योगी जी को 5 साल अब होंगे, और उससे भी पहले से यमुना जी के जो डूब क्षेत्र है, नदी का जो क्षेत्र है जिसकी स्वामिनी यमुना जी हैं, उसका अतिक्रमण करने का प्रयास हम ही लोग कर रहे हैं। वृंदावन धाम तो धर्माचार्यों की केंद्र है बहुत बड़ा। आप जाइए, यमुना जी के क्षेत्र में किलोमीटरों तक निर्माण कर दिए गए हैं अवैध। सरकार के नियम हैं, खादर में निर्माण अवैध है, किंतु भ्रष्ट तंत्र अपनी आंखों के सामने उसका निर्माण होते देखता है, अपनी जेब भर के चला जाता है। मूर्ख नागरिक अपने लालच में, स्वार्थ में उन स्थानों को अतिक्रमण कर रहे हैं जो यमुना जी के स्थान है। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा भी आदेश दिए जाने के बाद उन आदेशों का अनुपालन करा पाना इस प्रशासन के लिए असंभव दिख रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े पहुँच वाले लोगों के आश्रम बन गए हैं। अगर देखा जाए तो मथुरा के और वृंदावन की जो प्राचीन घाट हैं, यानी कि चीर घाट और उससे ऊपर कालिया दह जो प्राचीन घाट हैं, वो सब यमुना से दूर हो चुके हैं और उनके आगे सरकार द्वारा ही सड़क का निर्माण भी कर दिया गया। क्या आपके नज़र में ऐसा उचित है कि यमुना के घाटों के आगे सड़क बना करके घाटों को ही खत्म कर दिया गया? जहाँ एक वो प्रयास करते हैं कि घाटों का जीर्णोद्धार हो, यमुना को घाटों पर लाया जाए, वहीं दूसरी ओर सरकारों द्वारा ही ऐसा किया गया कि यमुना के घाटों और यमुना के बीच में ही सड़क का निर्माण कर दिया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? भैया, ये केवल मुझे जुमलेबाजी नज़र आती है। वहीं पर सारे धर्माचार्य रहते हैं, सारे पुरोहित रहते हैं, सारे गोसाई जन रहते हैं, उन्हीं के स्थान के सामने, उन्हीं के घाटों के सामने पिछले 20-25 वर्ष में सड़कों का निर्माण हुआ है, अन्य निर्माण हो रहे हैं। हम वहाँ खड़े होकर क्यों नहीं रोकते उसको? किसकी हिम्मत है? हम आंख बंद करके देखते रहते हैं क्या हो रहा है, बाद में औपचारिक रूप से शोर करते हैं। सत्य बात है, जब आबादी का विस्तार हो गया यमुना जी के क्षेत्र में, खादर में, तो उनको जन सुविधाएँ तो देनी पड़ेंगी आपको। अरे आप वहीं रोकिए ना, जब वह वहाँ पर अतिक्रमण होता है, जब पहला मकान बनता है, जब मकान बनेगा तो उसको सीवर भी देनी है आपको, बिजली का कनेक्शन भी देना है आपको, उसकी जाने के लिए सड़क भी देनी है आपको, ये उसकी मौलिक आवश्यकता है। और जब उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का और हरित प्राधिकरण के आदेश हैं कि इन अतिक्रमणों को हटाया जाए, आज का नहीं वर्षों पुराने आदेश हैं, तो उनका अनुपालन कौन कराएगा? हम ही तो कराएंगे, चाहे हम जिलाधिकारी हों, चाहे हम नगराधिकारी हों, चाहे हम न्यायालय के अधिकारी हों। कार्यपालिका उसका कार्यपालन कराएगी, तभी तो सामने आप परिणाम आएंगे हमारे। मगर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है भ्रष्ट राक्षस, उसके कारण से एक भी आदेश की कंप्लाइंस पूर्णतः नहीं हो पाती है। आप आश्चर्य करेंगे, आपके समक्ष है, यमुना जी के संबंध में औपचारिक रूप से कार्रवाई के लिए 1998 में एक जनहित याचिका दायर की गई। उसका नंबर है 1644 1998, और वो भी एक यमुना पत्र द्वारा की गई, जो मथुरा में हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। इतने विस्तृत आदेश हैं उस जनहित याचिका में, यदि उनका अनुपालन ही हम कर लें या करा दे प्रशासन, शासन को कराना है, उनको नहीं कराना है, वो तो याची हैं। उनके उस याचिका पर माननीय गिरधर मालवीय जी जो उससे मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने रुचि लेकर इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बना दी, मथुरा में प्रदूषण स्ट्रक्चर दिया, और तमाम चीज़ें, जितने भी सीवेज पंपिंग स्टेशन हैं, जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उस याचिका पर हुए आदेशों के अनुपालन में ही खड़े किए गए। वो तत्कालीन जनसंख्या के हिसाब से थे, मगर बात लौट कर वहीं आती है, सारे सीवेज पंपिंग स्टेशनों का संचालन नगर पालिका को कराना था, मगर पंप नहीं चलाए जाते। अब इसके पीछे क्या है आप समझ सकते हैं। तिहरी व्यवस्था की मालवीय जी ने आदेश देकर, सिंगल फीडर नहीं बिजली का, पंप चलाने के लिए डबल फीडर की व्यवस्था है। एक फीडर बंद हो जाएगा, दूसरा काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो जनरेटर की व्यवस्था है, किंतु हम जनरेटर नहीं चलाएंगे, हम डीजल को पिएंगे, तो कैसे चलेगा पंप? कैसे नाले रुकेंगे जाने से? अगर पूर्व व्यवस्था कोई अनुपालन कर दें तो मैं समझता हूँ 80% मथुरा में प्रदूषण मुक्त यमुना हमको दिखाई देगी ही।
वृंदावन की ही तर्ज पर आज मथुरा में भी तमाम घाटों पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और शासन इसकी अनदेखी कर रहा है। इस बारे में क्या बताएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया, वृंदावन हो या मथुरा हो, जिलाधीश मथुरा में एक ही होता है और इन सब कार्यों के लिए अब तो मथुरा निगम बन गया है। बहुत सारा अतिरिक्त सहायता, अतिरिक्त व्यय सरकार दे रही है इसके लिए। इसको कार्यान्वित करने का काम, इनको रोकने का काम पूरे तंत्र का है और इनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। केवल नगर निगम अपनी जगह को सुरक्षा कर ले, वो ठीक है, अच्छी बात है, किंतु नगर निगम के ही अधिकार में वह भी आता है कि यमुना जी के अंदर अतिक्रमण न हो। अगर वो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, वो सरकार का अंग है। जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं। पूर्व में जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, वर्तमान में एक बहुत बड़ी संस्था जो कहीं कागज़ पे नहीं है मगर सामने कार्य करती दिखाई देती है, उसके द्वारा ही षड्यंत्रपूर्वक मथुरा के घाटों से यमुना को दूर किया जा रहा है। और हम जो शोर मचा रहे हैं यमुना जी को ठीक करने का, एक भी व्यक्ति में खड़ा नहीं होता। हम केवल फेसबुक या व्हाट्सएप वाले होकर रह गए हैं। नित्य आपके घाटों के आगे मिट्टी डाली जा रही है, वहाँ सड़ा नाला बना दिया गया है, उसे हम लोग रोक सकते जाके क्या? उनकी मशीन चल रही हैं, उनके ट्रैक्टर चल रहे हैं, वहाँ पर हरियाली का ढोंग किया जा रहा है एक प्रकार से, और यमुना जी को दूर ले जाया जा रहा है। हम प्राचीन घाटों के महत्व की बात कर रहे हैं। वहाँ मच्छर हैं, सड़ रहा है पानी वहाँ पर पशु पक्षियों की लाशें पड़ी हुई हैं। तो ये जो ढोंग है, इसको हम अपनी नंगी आँखों से देख रहे हैं और सहन कर रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं केवल। यदि मथुरा के लोग, जैसा कि सत्य है, मथुरा का संपूर्ण व्यवसाय, संपूर्ण जीवन यमुना जी पर आधारित है। विशेष रूप से तीर्थयात्री मथुरा में आता है, होटलों में ठहरता है, उससे यहाँ के पुरोहित वर्ग को, यहाँ के व्यवसायी वर्ग को, सबको लाभ होता है और वो यहाँ के जनजीवन का कम से कम 80% आधार वही है, मथुरा का तीर्थ स्थल होना। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग अवलंबित हैं इस व्यवसाय पर, वही लोग धोखा कर रहे हैं अपने साथ। हम यदि समर्पित हैं यमुना जी के प्रति तो हमको खड़ा होना पड़ेगा, हानि लाभ का मोह छोड़ करके। सामने वाला व्यक्ति कौन है, कितना बड़ा है, इसका हमको नहीं देखना होगा। हमें यमुना जी का अगर कल्याण करना है, उनकी स्थिति सुधारनी है, उनके जल को निर्मल बनाना है, तो उसके लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले जो यमुना जी को दूर करने के दोषी हैं, उनको रोककर यमुना जी को घाटों पर तो लाना ही पड़ेगा। यही स्थिति चली तो यमुना पूजन करके हम विश्राम घाट पर खुश भले हो जाएं, किंतु सारे घाट सूने हैं बिना यमुना जल के। बाकी के या तो नाला बह रहा है वहाँ पे, या वहाँ मिट्टी है, या वहाँ पेड़ लगा दिए गए हैं। तो ये जो शायद 24 घाट हैं मथुरा के, जैसा मुझे स्मरण आ रहा है, उन सबका बड़ा महत्व है प्रत्येक घाट का। और ऐसा कहते हैं कि जो पुण्य फल कहीं और नहीं मिलता किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, वो सारा पुण्य यमुना में स्नान करने से अथवा पूजन करने से मिल जाता है। ऐसी महत्ता वाले स्थान की ऐसी दुर्दशा के दोषी सर्वाधिक रूप से हम ही हैं। प्रशासन तो अनुपालन करने वाला है, उसके ऊपर भी नकेल डालने का काम हमको ही करना होगा, हमको ही निगरानी करनी पड़ेगी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा हमारे साथ में मौजूद थे विजय बहादुर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि क्या उन्होंने आपातकाल से लेकर के अब तक मथुरा में देखा है। उन्होंने हर उस मुद्दे पर बात की जिससे वह जुड़े हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पर यमुना की दुर्दशा, आपातकाल का वो दौर, जन्म स्थान का वो समय, राम जन्मभूमि आंदोलन, यानी कि हर विषय पर उन्होंने आज हमसे खुलकर बात की और बताया कि कैसा था मथुरा और आज क्या स्थितियां हैं मथुरा की। उन्होंने उन मुद्दों के बारे में बताया जो कि महती आवश्यकता है आज के समय में। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में बताया जो कि इस वक्त अति आवश्यक हो चुकी हैं यमुना सुधार के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए। इसी के साथ अब मैं गोपाल चित्रोई आप लोगों से विदा लेता हूँ। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90